हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल की 10th की बुक, इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से। फर्स्ट फ्लाइट में पहला चैप्टर है, पहला लेसन है लेटर टू गॉड। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन का नाम ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर को लिखा एक पत्र, ईश्वर को लिखा एक पत्र। और इसके लेखक हैं G.L. फ्यूंट्स। G.L. फ्यूंट्स इसके लेखक हैं। आपको लेसन का नाम याद होना चाहिए, लेखक का नाम याद होना चाहिए, और जब कोई पैसेज आपके सामने आए तो आपको पहचानना चाहिए कि ये इस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक G.L. फ्यूंट्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको ग्रामर बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तब आप इसका हिंदी निकाल सकते हैं। अगर ग्रामर में आप कमज़ोर हैं तो हिंदी नहीं निकाल पाएंगे, रटा रटाया याद कर ले तो अलग बात है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर टेंस के अनुसार ही लिखा हुआ है, जो भी कुछ है उसकी हिंदी निकाल के मैं बताता हूँ। सबसे पहले बिफोर यू रीड यानी आपके पढ़ने से पहले। पढ़ने से पहले इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस पार्ट के बारे में, इस लेसन के बारे में बताया गया है। दिस से, वे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है। दे मीन्स वे, से मीन्स कहते हैं। फेथ यानी फेथ जो विश्वास होता है। कैन मूव यानी हिला सकता है। माउंटेन्स यानी पर्वतों को भी। वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है, फेथ होता है, श्रद्धा होती है, वो पर्वतों को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। बट मीन्स होता है किंतु या लेकिन। व्हाट, और यहाँ पे लास्ट में देखिए आप लिखा है इन। व्हाट इन का मतलब होता है किस चीज़ में, किस में। शुड बी यानी हमें पुट रखना चाहिए, और फेथ यानी अपना विश्वास। लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए, किस चीज़ में लगाना चाहिए। तो वे कहते हैं कि जो फेथ है, विश्वास है, वो पर्वतों को भी हिला सकता है, डिगा सकता है, लेकिन हमें विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। जिसे, यहाँ पर जिसे छुपा हुआ है, जो एडजेक्टिव क्लास का है। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में इसको छुपा दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। दिस स्टोरी, जो ये कहानी। डेलिकेटली यानी शानदार ढंग से, कुशलतापूर्वक। पोजेस का मतलब होता है प्रस्तुत करती है। तो यही प्रश्न का उत्तर, ये कहानी बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही शानदार पूर्वक प्रस्तुत करती है। पोज मीन्स होता है प्रस्तुत करना, और डेलिकेटली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक या शानदार ढंग से। दिस स्टोरी मतलब कहानी। तो वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में अपना विश्वास रखना चाहिए। यही वो प्रश्न है जिसे ये कहानी बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत करती है। पोज का मतलब होता है प्रस्तुत करना। मीनिंग आपको बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए, तभी आप हिंदी निकालने में सक्षम होंगे। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। लेंचो इज ए फार्मर यानी लेंचो एक किसान है। हु यानी जो, राइट्स लिखता है, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड यानी ईश्वर को, जो एक पत्र जो है ईश्वर को लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसलें, क्रॉप्स मतलब फसलें, आर ruined यानी बर्बाद हो जाती हैं। तो लेंचो एक किसान है जो भगवान को तब एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर यानी मांगते हुए, 100 pesos यानी 100 pesos, 100 रुपये मांगता है, कुछ धन मांगता है, 100 pesos मांगता है। तो लेंचो एक किसान है जो तब जब उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं तो ईश्वर को 100 pesos मांगते हुए उन्हें एक पत्र लिखता है। पत्र में वो पैसा मांगता है क्योंकि उसकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, उसके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। फिर आगे क्या होता है, डज लेंचो। जब डज आगे आ गया है तो आपको क्या शब्द यहाँ पर लगाना है, क्या शब्द आगे कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है लेंचोज लेटर यानी लेंचो का पत्र। रीच पहुँचता है गॉड यानी ईश्वर तक। क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। डज गॉड, क्या ईश्वर सेंड भेजते हैं, हिम मतलब उसे, द मनी यानी पैसा, क्या ईश्वर उसे पैसा भेजते हैं। थिंक सोचो, व्हाट योर आंसर, तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे उत्तर, टू दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों के, वुड बी मतलब क्या होंगे। तो सोचो कि इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर क्या होंगे, तुम्हारे हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। एंड गेस, और अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज,
हाउ कि कैसे द स्टोरी यानी कहानी कंटिन्यूज मतलब जारी रहती है। और अंदाज़ा लगाइए कि कहानी कैसे जारी रहती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले, यानी यू बिगिन तुम शुरू करते हो, टू रीड इट इसको पढ़ना, बिफोर मतलब से पहले। तुम्हारे इसको पढ़ने से शुरू करने से पहले, पढ़ना शुरू करने से पहले ये कहानी कैसे शुरू होती है इसका अंदाज़ा लगाइए। तो बिफोर यू रीड में लिखा है, एक बार मैं इसको आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, हिंदी बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए, यही प्रश्न है जिसे ये कहानी शानदार ढंग से प्रस्तुत करती है। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को तब पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और उसमें वो उनसे 100 पेसोस मांगता है, कुछ धन मांगता है ताकि वो अपने परिवार का निर्वहन कर सके। क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे कुछ पैसा भेजते हैं? सोचो कि इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर क्या होंगे, और अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हारे इसे पढ़ने से पहले ये कहानी कैसे जारी रहता है, कैसे शुरू होती है। तो बिफोर यू रीड में इतना लिखा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर ग्रामर प्लस मीनिंग आपको अच्छी तरह याद नहीं है तो हिंदी निकालने में आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। और अगर इस तरह हिंदी निकाल गए, आप लेसन की कहानी को अच्छे ढंग से समझ गए, तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो आराम से उसका आंसर आप दे सकते हैं। फिर देखिए एक्टिविटी में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है एक्टिविटी, लेकिन थोड़ा बहुत बता देना ज़रूरी होता है। फ़िलहाल जितनी चीज़ें मैंने बताया है इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि ग्रामर बहुत अच्छे से आना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। एक्टिविटी में देखते हैं वन ऑफ द चीपेस्ट वेज। वन मतलब में से एक होता है, द चीपेस्ट यानी सबसे सस्ते वेज यानी रास्तों में, तरीकों में से। टू सेंड मनी यानी पैसा भेजने के लिए, टू समवन यानी किसी को, हमेशा पीछे से हिंदी निकालते हैं। टू समवन यानी किसी को, टू सेंड मनी यानी पैसा भेजने के लिए, सबसे सस्ते तरीकों में से एक है, इज मतलब है। क्या है? थ्रू द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए। तो किसी को पैसा भेजने का सबसे सरल तरीकों में से एक है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के जरिए आप भेजिए, बहुत सरलतम तरीका है। चीपेस्ट यहाँ सब पर सुपरलेटिव डिग्री है, आप देख सकते हैं। जिन एडजेक्टिव्स में EST जुड़ा रहता है वो सुपरलेटिव डिग्री है, या मोस्ट उसमें लगा होता है, तो इसमें सबसे शब्द लगा देते हैं। यानी किसी को पैसा भेजने के सबसे सरलतम, सबसे सस्ते तरीकों में से एक है पोस्ट ऑफिस के जरिए। हैव यू इबर, क्या आपने कभी, सेंट यानी भेजा है, और रिसीव्ड अथवा प्राप्त किया है, मनी यानी धन, इन दिस वे यानी इस प्रकार से, इस तरह से। तो क्या आपने कभी इस प्रकार से किसी को पैसा भेजा है अथवा किसी से पैसा प्राप्त किया है? हेयर इज़ व्हाट यू हैव टू डू। हेयर इज़ व्हाट यहाँ पर दिया गया है, व्हाट यू हैव टू डू जो आपको करना है। तो यहाँ पर वो चीज़ दी गई है जो आपको करना है। यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसके अनुसार आप मनी सेंडिंग कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। मैं स्टूडेंट आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना एक किताब ले लें, NCERT का या बोर्ड का जो भी बुक है सब एक सेम चलता है, सरकार ने एक ही कर दिया है, शिक्षा विभाग ने। तो इसमें इन कहानियों को बहुत अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ते हैं और आपको अच्छा ग्रामर का ज्ञान है तो हिंदी में निकालेंगे, और कहानी को इस तरह से याद कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, एज मतलब जैसे जैसे, यू रीड आप पढ़ते हैं, द इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, जैसे जैसे आप निर्देश पढ़ते जाते हैं। डिस्कस यानी चर्चा करिए विथ योर टीचर, अपने अध्यापक से। इन क्लास यानी क्लास में। द मीनिंग्स यानी अर्थ को, ऑफ दीज वर्ड्स इन शब्दों के। तो जैसे जैसे आप इन निर्देशों को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप क्या करें कि इन शब्दों के अर्थ को क्लास में अध्यापक के साथ चर्चा करिए। कौन से शब्दों के? नीचे यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से आप देखिए। काउंटर, काउंटर आप जानते हैं, काउंटर जो दुकान में लगी होती है। काउंटर क्लर्क यानी काउंटर पर जो बैठा मुंशी होता है, हिसाब किताब रखने वाला होता है, उसको हम काउंटर क्लर्क कह सकते हैं। एक शब्द है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मीन्स उचित होता है या समुचित होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती या रसीद। काउंटर फोइल का मतलब रसीद का दूसरा भाग। रिकॉर्ड मतलब आंकड़ा। तो इन शब्दों को आप टीचर से आप चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी एक
मनी ऑर्डर यम्मो भरने के जो फार्म होते हैं उसमें लगाने के लिए। तो कंसल्ट एक डिक्शनरी, एक डिक्शनरी की सहायता ले लीजिए। इफ़ यदि नेसेसरी यानी ज़रूरी हो तो अगर ज़रूरी हो तो आप एक डिक्शनरी की भी सहायता ले सकते हैं। आर देयर वर्ड्स, क्या ऐसे शब्द हैं करस्पॉन्डिंग यानी मिलते जुलते, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मिलते जुलते, टू दीज इंग्लिश वर्ड्स, इन अंग्रेजी शब्दों के, इन योर लैंग्वेज आपकी भाषा में। तो क्या आपकी भाषा में ऐसे अंग्रेजी शब्द, आपकी भाषा में इस प्रकार के जो अंग्रेजी शब्द हैं वो मिलते जुलते हैं आपकी भाषा से, क्या ऐसे वर्ड आपकी भाषा में भी हैं? चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, पेपर में ये चीज़ें आएगी नहीं। इसमें लिखा है कि आप यम्मो कैसे भर सकते हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर की तरफ, पोस्ट ऑफिस के अंदर की तरफ, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर यानी काउंटर पर जाइए, मार्क्ड यानी चिन्हित जहाँ पर हो, मनी ऑर्डर यानी मनी ऑर्डर। तो ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर जाइए और उस काउंटर पर पहुँचे जहाँ पर मनी ऑर्डर लिखा हुआ है। फिर सेकंड में दिया गया है बाई मनी ऑर्डर, एक यम्मो खरीद लीजिए। मनी ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, शार्ट में उसको यम्मो कहते हैं, यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं। फ्रॉम बाई पेइंग 50 पैसे यानी 50 पैसे चुका करके, बाई पेइंग यानी चुका करके, 50 पैसे यानी 50 पैसे, टू द पर्सन उस व्यक्ति को, बिहाइंड द काउंटर जो काउंटर के पीछे है। तो एक मनी ऑर्डर खरीद लीजिए 50 पैसे चुका कर उस व्यक्ति से जो काउंटर के पीछे है। काउंटर के पीछे खड़े हुए व्यक्ति से आप 50 पैसे का एक जो है यम्मो खरीद लीजिए। फिर तीसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेज इन द फॉर्म, फिल भरिए इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेज यानी उचित बॉक्सेज में, कॉलम्स में, इन द फॉर्म यानी फॉर्म को, प्रीफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में। फिर यहाँ पर चौथा आप देख लीजिए, पे द काउंटर कलर, काउंटर कलर को, मुंशी को आप चुकाइए, द अमाउंट ऑफ मनी वो पैसा, टू बी सेंड जो भेजा जाने वाला है, अलॉन्ग विद द चार्जेज यानी चार्जेज के साथ। तो उसके बाद पीछे से हिंदी निकालिए गाइस, आप देखिए चार्जेज के साथ भेजा जाने वाला पैसा आप काउंटर कलर को चुका दीजिए। इस तरह से पीछे से हिंदी निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉल फॉर योर रिकॉर्ड। तो टेक बैक वापस ले लीजिए, द एमओ यानी एमओ को, एक्नॉलेजमेंट यानी उसकी, एमओ एक्नॉलेजमेंट का यानी उसका रसीद, काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड यानी अपने आंकड़े के लिए। तो अपने आंकड़े के लिए आप क्या करें कि वहाँ से एक रसीद जो मिलती है उसको आप ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। मेन कहानी अभी नहीं शुरू हुई है, ये यहाँ से मेन कहानी जो है वो दी जा रही है, तो इसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन गाइस मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप जब तक आपको हिंदी निकालना नहीं आता है तब तक आपको हमेशा परेशानी होगी। मुख्य कहानी यहाँ से दी गई है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। द हाउस यानी घर, द हाउस मीन्स घर, द ओनली वन एकमात्र, इन द इंटायर वैली यानी पूरी घाटी में, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। गाइस एक बात आप ध्यान रखिए कि ये द शब्द जो लिखा है THE, इसके बाद का जो वर्ड होता है जैसे कि इंटायर लिखा है, अगर उस वर्ड का पहला लेटर जो है, फर्स्ट लेटर वावेल है, वावेल आप जानते ही होंगे, अगर वो वावेल है तो हम दा को दा नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पे फर्स्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट आपको मिलता है तो फिर आपको उसको पढ़ना है दा। तो द हाउस घर, द ओनली वन एकमात्र, इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में, सैट मतलब बसा था, सिट मतलब वैसे तो बैठना होता है, उसका सेकंड फॉर्म सेट है, लेकिन यहाँ पर बैठने की बात नहीं हो रही बल्कि बसा होने की बात हो रही है। बसा था, स्थित था। ऑन द क्रस्ट यानी चोटी पर, ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी के। तो एकदम पीछे से हिंदी निकालेंगे। घर जो पूरी घाटी में केवल एक था, एकमात्र था और कोई घर आसपास नहीं था, वह एक निचली पहाड़ी के क्रस्ट यानी चोटी पर स्थित था। तो एक घर जो पूरी घाटी में एकमात्र था, अकेला था, वो एक निचली पहाड़ी की क्रेस्ट पर, चोटी पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, फ्रॉम मतलब से, दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड यानी व्यक्ति देख सकता था, कुड सी द रिवर यानी नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज के खेतों को, मकई के खेतों को। कॉर्न मतलब होता है मकई की खेत। डॉटेड भरे हुए विद द फ्लावर्स यानी फूलों से, दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रॉमिस यानी वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का।
हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था, पके हुए अनाज के, मकई के खेतों को देख सकता था जो पुष्पों से लदे हुए थे, भरे हुए थे, और ये हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। तो इसको हम शार्ट में पढ़ें, एक अच्छे ढंग से पढ़ें, जिसे हमें हिंदी के अनुसार कहानी अगर याद करनी हो तो एक घर जो है पूरी घाटी में एकमात्र था, वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। इस ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते थे और पुष्पों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत को देख सकते थे। ये खेत जो है हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। द ओनली थिंग मतलब एकमात्र चीज़, ओनली थिंग मतलब एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को आवश्यकता थी, नीड मतलब होता है आवश्यकता होना, वाज मतलब थी, ए डाउनपोर यानी एक बढ़िया बारिश, डाउनपोर का मतलब झमाझम बारिश, बढ़िया बारिश, तेज बारिश, और अथवा एटलीस्ट कम से कम ए शॉवर यानी हल्की फुल्की बारिश। एकमात्र चीज़ की जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी वो थी बारिश की, तेज बारिश की, अथवा कम से कम हल्की बौछार की। शॉवर मतलब हल्की बौछार, धीमी बारिश। थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट द मॉर्निंग का मतलब होता है पूरी सुबह, थ्रो आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स यानी अपने खेतों को, इंटीमेटली यानी घनिष्ठता से या निकटता से, हैड डन उसने किया था, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एल्स मतलब और। तो पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठता से जानता था, अच्छी तरह जानता था, और कुछ नहीं किया था, हैड डन नथिंग एल्स कुछ नहीं किया था, बट सिवाय सी देखने के, द स्काई यानी आकाश को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्वी दिशा की ओर। टुवार्ड्स मतलब की ओर होता है, और द नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट मतलब पूर्व। तो पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से, बहुत इंटीमेटली, बहुत घनिष्ठता से, निकटता से जानता था, उसने उत्तरी और पूर्वी दिशा की ओर आकाश को देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। चलिए गाइस, एक बार मैं इसको पूरे पैसेज को एक बार फिर से पढ़ के आपको बताता हूँ। मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। अगर हिंदी नहीं याद है, ग्रामर नहीं सही से पता है, तो आप क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसको देने में आपको दिक्कत होगी। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। एक घर था, पूरी घाटी में एकमात्र था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। इस ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था, पुष्पों से लदे हुए पके अनाज के खेतों को देख सकता था जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। एकमात्र चीज़ की जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी वो बारिश थी, अथवा कम से कम एक हल्की फुल्की बारिश बौछार से पड़ जाए, इस चीज़ की आवश्यकता थी। पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से, निकटता से, अच्छी तरह से जानता था, उसने नॉर्थ ईस्ट की ओर आकाश को देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। तो ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। दूसरा पैराग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इस तरह से मैं बुक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर इस प्रकार आपको हिंदी आ गई तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर आराम से दे लेंगे, वो बिना याद किए हुए। नाउ मीन्स अब, वी आर रियली हम वास्तव में गोइंग जा रहे हैं, टू गेट यानी पाने, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन यानी भाग्यवान, महिला, औरत। तो उसने कहा औरत भाग्यवान, जिसे हम अपनी भाषा में, अपने इंडिया में हम लोग भाग्यवान कहते हैं पत्नियों को, तो यहाँ पर भाग्यवान कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो वुमेन का मतलब औरत होता है, महिला होता है। तो लेंचो ने कहा कि अब भाग्यवान हम वास्तव में, हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। वी आर रियली हम वास्तव में गोइंग जा रहे हैं, टू गेट यानी पाने, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन यानी महिला। तो भाग्यवान अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन महिला, हु आज द वुमेन हु आज प्रिपेयरिंग सपर, हु आज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सपर यानी रात्रि भोज, सपर मीन्स रात्रि भोज। आप पहले से जानते हैं कि डिनर मतलब रात्रि भोज होता है, लेकिन ये उसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, सपर का मतलब भी वही होता है। द वुमेन महिला हु आज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सपर यानी रात्रि भोज, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर की इच्छा होगी तो, भगवान की इच्छा हो तो। तो वो महिला जो
रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ भगवान की इच्छा। सब भगवान की ही इच्छा के हिसाब से होना है, भगवान चाहेगा तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज यानी ओल्डर का मतलब बड़े, बॉयज यानी लड़के, वे आर वर्किंग यानी काम कर रहे थे, इन द फील्ड यानी खेत में। तो बड़े जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल जबकि, व्हाइल मतलब जबकि होता है, ये कनेक्टर है, कंजक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। द व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंस यानी छोटे छोटे, वी आर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी घर के समीप, अनटिल जब तक कि नहीं, द वुमेन यानी महिला ने कार्ड बुलाया, टू देम ऑल उन सबको। तो जो बड़े बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे छोटे जो लड़के थे वो घर के समीप खेल रहे थे कि तभी महिला ने उन सबको बुलाया। इसको हम एक साथ भी हिंदी निकाल सकते हैं कि बड़े लड़के खेत में तब तक काम कर रहे थे और छोटे छोटे लड़के तब तक घर के पास खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें, उस महिला ने उन्हें आने के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, कम आ जाओ, फॉर डिनर यानी रात्रि भोज के लिए, रात्रि भोज के लिए आ जाओ। तो उसने आवाज़ लगाई कि खाना खाने के लिए आ जाओ, रात्रि भोज के लिए आ जाओ, खाना तैयार है। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज यानी था, ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के दौरान, भोजन के दौरान ही, दैट जस्ट एज जैसा कि, तो भोजन के दौरान ही जैसा कि, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा पेज इसको पलटना है आपको सही से दिखे। चला जाओ हरम्यू। तो गैस फिर से मैं आपको ये पेज पलट कर बताता हूँ। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तो भोजन के दौरान ही जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट, यानी प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो लेंचो हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदें, बिग का मतलब बड़ी और ड्रॉप्स मतलब बूंदें, ऑफ रेन यानी वर्षा की, बिगैन टू फॉल यानी गिरने लगी। तो भोजन के दौरान ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के, तो उत्तरी और पूर्वी दिशा की ओर बादलों के बड़े बड़े झुंड, बड़े बड़े पर्वत यानी बहुत विशालकाय जो है बादल, कुड बी सीन यानी देखे जा सकते थे। यहाँ पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस हिंदी का भी होता है, वो मैं आपको ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे चैनल में बने रहिए, जो भी ग्रामर में पढ़ाता हूँ उसको आप पढ़ते जाइए तो आप हिंदी निकालेंगे बहुत अच्छी तरह से। कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए, पहुँचते हुए। तो उत्तर और पूर्वी दिशा में बादलों के बहुत बड़े बड़े झुंड, बहुत बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे, यानी बहुत सारे बादल आ रहे थे। द एयर हवा वाज फ्रेश यानी ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी, जो हवा थी वो ताज़ी थी और मीठी थी। द मैन आदमी बेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं, दैन सिवाय टू हैव यानी लेने के, द प्लीजर यानी आनंद, आप फीलिंग यानी अनुभव का, द रेन यानी वर्षा के, ऑन हिज बॉडी यानी अपने शरीर पर। तो वो जो आदमी था वो अपने शरीर पर वर्षा के सुखद अनुभव को लेने के सिवाय और किसी कारण से बाहर नहीं गया। यानी उसको मैं सीधा सीधा समझाता हूँ, आपको अच्छे ढंग से समझाता हूँ कि वो आदमी बाहर गया, कोई दूसरा कारण नहीं था, सिवाय क्या था, एक कारण ये था कि वो अपने शरीर पर वर्षा के सुखद अनुभव को लेना चाहता था। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्य से कहा, दीजिए आरंट नहीं है, रेन ड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदें, फॉलिंग गिरती हुई, फ्रॉम द स्काई यानी आकाश से। तो वो जब लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा, चिल्ला कर कहा, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर, ये हैं न्यू कॉइन्स यानी नए नए सिक्के। उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों से तुलना कर दी। और आगे क्या कहा, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, यानी जो बड़े बड़े बूंद हैं वो 10-10 के सिक्के हैं।
पीसेस यानी सेंट पीसेस का मतलब 10-10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस और छोटे छोटे जो हैं आर 5 यानी 5-5 के हैं। 5 मतलब 5-5 के। तो जब वो लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा, बहुत खुश होते हुए चिल्ला कर कहा, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं और छोटे छोटे 5 सेंट के हैं, 5-5 के हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा इसको आप एक साथ समझ लीजिए कहानी के अनुसार। तो भोजन के दौरान ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बादलों के बहुत बड़े बड़े पर्वत झुंड देखे जा सकते थे, आते हुए देखे जा सकते थे। हवा बहुत ज़्यादा ताज़ी थी और मीठी थी। वो आदमी अपने शरीर पर वर्षा के सुखद अनुभव को लेने के सिवाय किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। और जब वो बाहर गया और वहाँ से लौटा तो उसने कहा, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10-10 के सिक्के हैं और छोटी छोटी 5-5 के। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पैसेज है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि ग्रामर नहीं आता है तो हिंदी निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression यानी एक संतुष्ट भावना के साथ, अभिव्यंजना के साथ। एक्सप्रेशन मतलब भावना होता है, अभिव्यंजना होता है, अभिव्यक्ति होती है। तो संतुष्ट भावना के साथ, संतुष्ट अभिव्यंजना के साथ ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा। रिगार्ड मतलब ध्यान से देखना। द फील्ड यानी खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न ने पके हुए अनाज के, मकई के, विथ इट्स फ्लावर्स यानी इसके फ्लावर के साथ। तो एक संतुष्ट भावना के साथ उसने फूलों वाले पके हुए अनाज के खेत को ध्यान से देखा। कॉर्न मतलब अनाज होता है, मकई होती है। ड्रेप्ड ढका हुआ इन ए कर्टन यानी पर्दे में, कर्टन का मतलब पर्दा, ऑफ रेन यानी वर्षा के, वर्षा के चादर में या पर्दे में ढका हुआ, लदा हुआ। तो एक संतुष्ट अभिव्यंजना के साथ, संतुष्ट भावना के साथ उसने वर्षा के चादर में, वर्षा के पर्दे में ढके हुए फूलों वाले पके हुए अनाज के खेत को ध्यान से देखा। तो इसको हम, बहुत बड़ा सेंटेंस है, अगर छोटा करके इसको याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि संतुष्ट भावना के साथ उसने पके हुए अनाज के खेतों को देखा जिस पर फूल लदे हुए थे और वर्षा की चादर में वो लिपटे हुए थे, ड्रैप्ड थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो यानी चलने लगी। बिगैन मतलब लगी, शुरू हो गई, टू ब्लो यानी चलना। एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ साथ, अलॉन्ग विद का मतलब साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर, बर्फ़ के पत्थर, बर्फ़ के टुकड़े, बिगैन टू फॉल गिरने लगे। लेकिन अचानक बहुत तेज़ हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े जो है बर्फ़ के पत्थर यानी बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे। दीज ये ट्रूली वास्तव में, डिड रिजेंबल यानी लगते थे, वास्तव में लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए नए चांदी के सिक्के की तरह। रिजेंबल का मतलब होता है मिलना जुलना। तो ये वास्तव में बिल्कुल चांदी के, नए चांदी के सिक्कों की तरह मिलते जुलते थे। द बॉयज यानी लड़के, एक्सपोजिंग यानी खुला छोड़ते हुए, एक्सपोज का मतलब होता है खुला छोड़ना, देमसेल्फ यानी अपने आप को। तो लड़के जो थे अपने आप को खुला छोड़ते हुए, टू द रेन यानी वर्षा में, लड़के वर्षा में अपने आप को खुला छोड़ते हुए, रैन आउट यानी दौड़ पड़े, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स यानी जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है जमा हुआ मोती। तो अपने आप को वर्षा में खुला छोड़ते हुए बच्चे उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। रन आउट का मतलब दौड़ पड़े। तो ऐसा है, ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छे से हिंदी निकाल लेते हैं तो उस कहानी को बार बार पढ़िए, उसके बाद आप इसको आसानी से जान जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ ये और है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स रियली, ये वास्तव में, गेटिंग बैड यानी बुरा हो रहा है। गेट बैड मतलब बुरा हो रहा है, नाउ मतलब अब। ये तो वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने चिल्ला कर कहा, आश्चर्य से कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासे से गुजर जाएगा, क्विकली यानी तेजी से। तो
उसने कहा, उस आदमी ने कहा, लेंचो ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाएगा, जल्दी से सारा जो बर्फबारी हो ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास, ये नहीं बीता, नहीं गुजरा क्विकली यानी तेज़ी से। तो तेज़ी से समाप्त नहीं हुई बर्फबारी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल यानी बर्फबारी, रेन मतलब बरसी, द हाउस यानी घर पर, द गार्डन यानी बगीचे में, द हिल साइड यानी पहाड़ की ओर, द कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेतों में। तो 1 घंटे तक जो बर्फबारी है वो घर पर, बगीचे में, पहाड़ की तरफ, और जो अनाज का खेत था उसमें 1 घंटे तक बर्फबारी हुई, बरसी। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ये बर्फबारी होती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद थे, एज इफ जैसे कि कवर्ड यानी ढके हों, विथ सॉल्ट यानी सॉल्ट मतलब नमक। तो फील्ड ऐसे सफ़ेद थे जैसे कि नमक से ढके हों। तो गाइस मैं आशा करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर आप चिन्ह लगा लीजिए और जितना मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से आप उसकी हिंदी निकालिए। हिंदी आप निकालते रहेंगे, अगर आपने ग्रामर अच्छी तरह पढ़ा है तो हिंदी आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। और अगले वीडियोज़ में मैं आगे इस पार्ट को, इस लेसन को ख़त्म करूँगा। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से इसको कहानी को हिंदी में याद रहेंगे, कहानी कैसी है, वो क्वेश्चन का आंसर आराम से खुद ही बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ग्रामर बहुत अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि पीछे जो भी वीडियोज़ दिए गए हैं उनको आप ग्रामर जो भी मैंने पढ़ाया उसको सही से पढ़ें ताकि आप हिंदी निकाल लें। और वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है, वर्ड मीनिंग भी आप याद करते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो लेसन है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझा सकूं। तो मैं अंत में बस ये निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई कमेंट है, अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेष धन्यवाद।